हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है और आज हम लोग सूडो फोर्स को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। बेसिकली सूडो फोर्स क्या होता है, इसकी डायरेक्शन किस तरह से हम लोग डिसाइड करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड किस तरह से डिसाइड करते हैं, ये किस फ्रेम में एक्ट करता है और किस तरह से इसकी प्रॉब्लम्स को हम लोग टैकल करेंगे, ये सारी बातें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल याद करो, पहला लेक्चर जहाँ पे मैंने बताया था आपको कि दो तरह के फ्रेम्स होते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। याद है मैंने बताया था थोड़ा थोड़ा सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। तो अब आपको करना क्या होगा, सूडो फोर्स एक्चुअल में कब काम करता है, इन सब सारी चीजों को हमें देखना है। मान लो सूडो फोर्स, ठीक है। देखो ध्यान से, मान लो इस तरह का एक हमारे पास बॉक्स था, मतलब एक मान लो कुछ भी एक इस तरह का हमारे पास एक फ्रेम है या कुछ भी मान लो बॉक्स है, ठीक है। आप इसमें खड़े हुए हो, ठीक है। या मान लो एक बस है, ये क्या है, बस है, ठीक है। आप इसमें खड़े हुए हो, तो होता क्या है एक्चुअल में कि जब ये बस मान लो आगे की तरफ जा रही है, ठीक है, और ब्रेक सॉरी जो ड्राइवर था उसने सडनली क्या किया, जो ब्रेक बस है उसका ब्रेक लगा दिया, ठीक है। सडनली स्टॉप्स, सडनली स्टॉप्स। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे ही आपके ब्रेक जैसे उसने लगाया, तुरंत आप क्या होता है एकदम से आगे बढ़ जाते हो। देखा होगा कि जैसे, मतलब देखा क्या होगा, खुद भी फील किया होगा कि मान लो बस जा रही बढ़िया एकदम रफ्तार में जा रही थी और जैसे ही ड्राइवर ने ब्रेक मारा तो आप तुरंत आगे की तरफ झुक जाते हो, है ना। कभी कभी तो मुंह तक समझ रहे हो ना ठीक है। तो एक्चुअल में वहां पर हो क्या रहा होता है, बात को समझो जरा ध्यान से, कि जब भी वो ब्रेक लगा तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि कोई बॉडी तब तक मूव नहीं कर सकती है जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। अब एक्चुअल में आप इस फ्रेम में अगर देखो, यहां पर देखो इस पूरे सिनेरियो को, तो आपको दिख रहा होगा कि जो आप खड़े हुए हो इस तरह से, तो आप पर तो किसी ने फोर्स नहीं लगाया, लेकिन फिर भी आप आगे की तरफ झुके, फिर भी आप आगे की तरफ झुके। एक्चुअल में इस प्रोसेस को समझना बड़ा जरूरी है। हो क्या रहा था कि बस मान लो पहले कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही थी, लेकिन जब उसमें सडनली ब्रेक लगता है तो उसका एक्सेलरेशन जो होता है वो डिक्रीज होता है। बेसिकली एक्सेलरेशन जो होता है वो नेगेटिव होता है, कुल मिला के ऐसे समझो कि पीछे की डायरेक्शन में वहां पे एक्सेलरेशन लगता है, यानी इसको बोलते हैं डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। तो जब भी कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई चीज जा रही होती है और उस पर डी एक्सेलरेशन होता है, इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन इंट्रोड्यूस हुआ, कुछ भी हुआ है, उसकी डायरेक्शन क्या अभी मैटर नहीं कर रही है। भाई आपने देखा होगा कि जब भी बस अचानक से चलती भी है तो आप पीछे की तरफ झुक जाते हो। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जब भी एक्सीलरेशन इंट्रोड्यूस किया जाता है, यानी एक्सीलरेशन कब इंट्रोड्यूस होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में। तो इसका मतलब क्या है, जब भी हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में जाते हैं, जब भी हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम में जाते हैं, तो एक्चुअल में क्या होता है, कुछ इस तरह की घटनाएं होती हैं जो हमारे समझ की थोड़ी सी परे होती हैं। क्यों, देखो ध्यान से, होता क्या है कि आपने न्यूटन्स लॉ मैंने अभी बताया कि क्या होता है कि जब तक आप किसी बॉडी पे फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो बॉडी चल नहीं सकती, जब तक किसी बॉडी को आप फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो बॉडी रुक नहीं सकती, मतलब इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन यहां पर ना किसी ने आपको एक्सटर्नल फोर्स दिया, ना किसी ने आपको कोई धक्का दिया, ना कोई पुश दिया, फिर भी आप आगे की तरफ झुके, ठीक है। इसका एक्चुअल में इस चीज को समझने के लिए हम क्या करते हैं कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में कुछ चीजें इंट्रोड्यूस करते हैं। हम अपनी सहूलियत के लिए एक फोर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं जिसके बेसिस पे हम इस सिनेरियो को समझ पाते हैं। क्यों, क्योंकि एक्चुअल में तो यहां पर कोई फोर्स हमें एक्ट करता हुआ नहीं दिख रहा था, लेकिन फिर भी आप आगे की तरफ झुके, तो इसको सत्यापित करने के लिए हम लोग एक नए फोर्स का इंट्रोडक्शन करते हैं यहां पर, ठीक है, जिस फोर्स को बोला जाता है सूडो फोर्स। सूडो फोर्स एक्चुअल में नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगने वाला वो फोर्स है जिसको हम अपनी मर्जी से इस तरह से इंट्रोड्यूस किए हैं ताकि वो इक्वेशंस को बैलेंस कर सके। अब याद करो, मैंने जब आपको फ्रेम्स बताए तो फ्रेम्स मैंने आपको दो चीजें बताई, इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम। मैंने आपको दो तरह से डिफिनेशन समझाई थी। एक जो इनर्शियल फ्रेम था उसको हम लोग किस तरह से डिफाइन कर रहे थे कि वो फ्रेम जो कि या तो रेस्ट पर है या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, उस फ्रेम को हम इनर्शियल फ्रेम बोल रहे थे। और जो फ्रेम एक्सीलरेटेड फ्रेम था उस फ्रेम को हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम बोल रहे थे। उसके बाद मैंने दूसरी डिफिनेशन आपको बताई कि वो फ्रेम जो कि न्यूटन्स लॉज को फॉलो करता है उसको बोलते हैं हम लोग इनर्शियल फ्रेम। याद करो मैंने बताया था।
और जो फ्रेम न्यूटन्स लॉज को फॉलो नहीं कर रहा उसको बोलते हैं हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो एक्चुअल में यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर आप इस चीज को मैंने अभी बताया गवर्न करके देखेंगे तो यहाँ पर न्यूटन्स लॉज आपको फॉलो होते नहीं दिख रहे हैं, अभी मैंने समझाया क्यों, क्योंकि आप पे कोई एक्सटर्नल फोर्स तो एक्ट नहीं किया, फिर भी आप आगे की तरफ झुके। इसका मतलब क्या है, ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है और इस नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉज वैलिड नहीं हो रहे। तो न्यूटन्स लॉज को वैलिड कराने के लिए हम लोग एक नया फोर्स इंट्रोड्यूस करते हैं, जिस फोर्स को हम लोग सूडो फोर्स कहते हैं। क्या यहां तक बातें क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? तो सूडो फोर्स क्यों इंट्रोड्यूस हो रहा है, सूडो फोर्स क्यों इंट्रोड्यूस हो रहा है, जस्ट बिकॉज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर नॉट वैलिड इन नॉन इनर्शियल फ्रेम्स and with the introduction of pseudo force we can change this scenario and we can make these statement that Newton's laws are valid in non-inertial frame। मतलब हम लोग क्या कर देते हैं कि इस फोर्स को इंट्रोड्यूस कराने से जो न्यूटन्स लॉज हैं वो भी वैलिड हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर न्यूटन्स लॉज वैलिड नहीं होंगे तो हम सारे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, फिजिकल टाइम में किस तरह से लगाएंगे, हमारे पास तो कोई चारा ही नहीं बचेगा उसके अलावा। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, अब जब हमने हमारे पास सूडो फोर्स को हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, नाउ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर वैलिड, क्या बात है, क्लियर है? अच्छा, ये तो बात समझ आ गई कि सूडो फोर्स एक्चुअल में है क्या, क्यों इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, कहां पर इंट्रोड्यूस होता है, और अब बात करते हैं इसके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड पर। तो सूडो फोर्स आप ध्यान से देखो, सूडो फोर्स हमने कब इंट्रोड्यूस किया, जब हमारे पास नॉन इनर्शियल फ्रेम है। अच्छा भाई, तो एक्चुअल में जब आप ग्राउंड पे खड़े होकर के देखेंगे तो इस पे भाई आप अगर यहां पर खड़े हैं, ठीक है, यहां पर खड़े होकर के देखेंगे तो ये आगे की तरफ गया, यानी इस पे कोई फोर्स तो लगा होगा आगे की तरफ। भाई आप देखते हो जैसे बस रुकी तो हम आगे की तरफ गए, और बस सडनली चली तो हम पीछे की तरफ आ गए। ध्यान सुनो मेरी बात, बस रुकी तो आगे की तरफ, इसका मतलब क्या, बस रुकने में एक्सीलरेशन कहां था, पीछे की तरफ, लेकिन हम कहां गए, आगे की तरफ। और बस सडनली चली तो एक्सीलरेशन कहां था, आगे की तरफ, लेकिन हम कैसे उड़ते हैं, पीछे की तरफ। इसका मतलब क्या है कि सूडो फोर्स अगर हमें समझना है, इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो एक्सीलरेशन था फ्रेम का, किसका, फ्रेम का जो एक्सीलरेशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स काम करेगा। यानी अगर एक्सीलरेशन इधर है तो सूडो फोर्स किधर लगेगा, इधर की तरफ। यानी सूडो फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्या चीज, मास ऑफ ऑब्जेक्ट या मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सीलरेशन ऑफ द नॉन इनर्शियल फ्रेम, किसका, एक्सीलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम। ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन हम लोगों ने क्या समझी, अपोजिट टू एक्सीलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्या बातें क्लियर है? सूडो फोर्स क्या है, सूडो फोर्स एक इस तरह का आभासी फोर्स है, यानी इस तरह का एक हमारा काल्पनिक फोर्स है जिसको इंट्रोड्यूस किया जाता है जस्ट बिकॉज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन सेटिस्फाई हो सके इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। बात क्लियर है? अब दूसरी बात, ये किधर की तरफ एक्ट करता है, ये अपोजिट एक्ट करता है नॉन इनर्शियल फ्रेम के एक्सीलरेशन के। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सीलरेशन ऑफ द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या मेरी बातें क्लियर हैं? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? पक्का उतार लो इसको। तो आई होप यहां तक की जो बातें हैं वो समझ आ गई होंगी अब आपको। एक आध इलस्ट्रेशन से हम लोग शुरुआत करते हैं जिससे कि सूडो फोर्स को समझना थोड़ा सा और इजी हो जाए। आपने जनरली देखा होगा कि लिफ्ट में इस तरह का आपको जो है सूडो फोर्स का कुछ कुछ बहुत अच्छा एहसास होता है। उस लिफ्ट वाली प्रॉब्लम्स को हम लोग जनरली कई एग्जाम्स में देखते हैं, तो उसको थोड़ा सा बात करते हैं। लिफ्ट प्रॉब्लम्स देखो ध्यान से, मान लो ये एक लिफ्ट थी, ठीक है, इसमें आप खड़े हुए हो, ठीक है, और आपने ऊपर की तरफ का बटन दबाया और लिफ्ट जो है ऊपर की तरफ जा रही है, मान लो ए एक्सीलरेशन से, ठीक है। अब सूडो फोर्स को हमें समझने के लिए एक्चुअल में करना क्या होता है कि सूडो फोर्स को अगर हमें समझना है तो आप एक काम करो कि उस फ्रेम के अंदर बैठ जाओ। मतलब जिस ऑब्जेक्ट पे हमें एनालाइज करना है कि सूडो फोर्स किस तरह से लग रहा है, तो आप एक दर्शक की भांति भीतर बैठ जाओ,
दर्शक की भांति भीतर बैठ जाओ। एक्चुअल में यहाँ पर आपको क्या ऑब्जर्व करना है, देखो ध्यान से। पहले तो आपको नेचुरल जो फोर्सेस लग रहे हैं वो देख लो। इस पे नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, mg, ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा, नॉर्मल, ठीक है। और अब आपको इंट्रोड्यूस करना है इसमें सूडो फोर्स। किस तरह से इंट्रोड्यूस करेंगे, देखो ध्यान से। मैंने आपको बताया सूडो फोर्स किस तरह से लगता है कि मास ऑफ द बॉडी इनटू द एक्सीलरेशन ऑफ द नॉन इनर्शियल फ्रेम अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सीलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम। यानी अपोजिट किस तरफ, यानी इस तरफ लगेगा हमारे पास सूडो फोर्स m इंटू ए। अब चूंकि, अब देखो ध्यान से, जो अंदर यहां पे ये एक दर्शक बैठा हुआ है, इस दर्शक के रिस्पेक्ट में क्या ये बॉडी रेस्ट पर है, भाई यहाँ पे तो बॉडी रेस्ट पर है। दर्शक देख रहा है कि भाई लिफ्ट, यहाँ पे आप खड़े होकर देखोगे जरूर आपको लगेगा कि वो बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है। लेकिन आप अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम से देख रहे हो, आप अगर लिफ्ट वाले फ्रेम से देख रहे हो, तो लिफ्ट वाले फ्रेम के लिए बॉडी रेस्ट पर है। लिफ्ट फ्रेम, कौन सा फ्रेम, लिफ्ट फ्रेम। लिफ्ट फ्रेम के लिए बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी इज एट रेस्ट। इसका मतलब क्या, फोर्सेस बैलेंस होंगे। n इज इक्वल टू m a प्लस m g, या लिख सकते हैं n इज इक्वल टू m g प्लस a। देखो ध्यान से, जब भी आपने कभी वेइंग मशीन पे अपना वेट नापा होगा, तो एक्चुअल में वेइंग मशीन का काम किस तरह से करती है कि जब आप उस पर खड़े होते हो तो एक्चुअल में जो वेइंग मशीन होती है वो उस फोर्स को नाप रही होती है जो वो खुद आप पर लगा रही होती है। वेइंग मशीन, फिर से सुनना ध्यान से, वेइंग मशीन हमेशा उस फोर्स को नापती है जो वो खुद आप पर लगा रही होती है। इसका मतलब क्या है, वो आप पर कौन सा फोर्स लगा रही होती है, नॉर्मल फोर्स। यानी वो वेइंग मशीन जो है हमेशा खुद के द्वारा आप पर लगाया गया नॉर्मल नापती है। यानी वेइंग मशीन जो आप पर नॉर्मल लगा रही है, वेइंग मशीन हमेशा वही नापती है। एक्चुअल में इस इंसान के लिए नॉर्मल कितना हो गया, mg प्लस ma या mg प्लस a, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या इसके वेट में ma की बढ़ोतरी हुई। इसी वजह से जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है तो आपको वेट अपना भारी सा फील होता है, इसी वजह से वेट ज्यादा लगता है, वेट ज्यादा लगता है, ठीक। कोई दिक्कत यहां तक, अच्छा। एक बात और देखो ध्यान से किस तरह से। अब आप यहां पर, भाई हमने ये पता था कि सूडो, ये इस फ्रेम से हम अगर देखेंगे, हमने सूडो फोर्स को इंट्रोड्यूस करना आता है। अगर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम, देखो सूडो फोर्स हमेशा तब इंट्रोड्यूस करेंगे जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर बैठकर देखेंगे। लेकिन अगर हम ग्राउंड फ्रेम से देख रहे हैं तो सूडो फोर्स को इंट्रोड्यूस करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब हम कहां से देख रहे हैं, मान लो ग्राउंड फ्रेम से देख रहे हैं। कहां से देख रहे हैं, ग्राउंड फ्रेम से। तो ग्राउंड फ्रेम से देखने पर एक्चुअल में क्या होगा कि आप अगर ग्राउंड पे खड़े होकर के देख रहे हो, इस बंदे को, इसको ऑब्जर्व कर रहे हो, तो एक्चुअल में क्या होगा, इस पे ऊपर की तरफ लग रहा है फोर्स n, नीचे की तरफ रोक रहा है mg, और ये जा रहा है मास इनटू एक्सीलरेशन। इस पे जो टोटल फोर्स लग रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, माइनस mg रोक रहा है, तो किस तरह से लिखेंगे, n माइनस mg इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। लग भले दोनों सेम रही है, एक ही इक्वेशन लिखी हुई, लेकिन ये जो इक्वेशन लिखी है ये मैंने लिखी है लिफ्ट फ्रेम से, यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम से, और ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है वो लिखी है ग्राउंड फ्रेम से, यानी इनर्शियल फ्रेम से। तो इस ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, हालांकि इससे जो रिजल्ट आ रहा है दैट इज सिमिलर टू द प्रीवियस रिजल्ट। क्या मेरी बातें क्लियर है, क्या मेरी बातें क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? तो एक्चुअल में आप ग्राउंड फ्रेम से भी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर लिफ्ट फ्रेम से करोगे तो आपके लिए सॉल्व करना ज्यादा इजी हो जाता है, समझना थोड़ा सा ज्यादा इजी हो जाता है। क्या मेरी बातें क्लियर है? अच्छा, ये तो बात हमने करी कि जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही थी, मान लो लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है, मान लो लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है इस तरह से, ठीक है, कि मान लो ये लिफ्ट थी, नीचे की तरफ ए एक्सीलरेशन से आ रही है, ठीक है। तो होगा क्या, मान लो इसका मास m था, नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg, ऊपर की तरफ क्या लगेगा, नॉर्मल, ठीक है। फिर से आप लिफ्ट फ्रेम से देखो, लिफ्ट फ्रेम से देखो, लिफ्ट फ्रेम से जब आप देखोगे तो एक्चुअल में क्या होगा, ये बॉडी आप पर रेस्ट पर है, ठीक है। फोर्सेस क्या क्या लग रहा है, n mg का सूडो को भी इंट्रोड्यूस करना है, क्योंकि आप नॉन इनर्शियल फ्रेम से देख रहे हो। सूडो किस तरफ इंट्रोड्यूस होगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द नॉन इनर्शियल फ्रेम, यानी इस तरफ को। क्या होता है इसका मैग्नीट्यूड, m इंटू एक्सीलरेशन ऑफ द नॉन इनर्शियल फ्रेम, यानी क्या आ जाएगा, ऊपर की तरफ टोटल कितना लग रहा है, n प्लस ma, नीचे की तरफ टोटल कितना लग रहा है, mg इज इक्वल टू mg, क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू m g माइनस। इसी वजह से
देख लो यहाँ पर जो नॉर्मल लग रहा है वो mg माइनस ma लग रहा है। इसका मतलब क्या है, mg से कुछ चीज कम हो रही है। इसका मतलब है जब भी लिफ्ट नीचे की तरफ आती है तो आपको हल्का हल्का सा फील होता है। ये जो हल्का हल्का सुरूर है वो सिर्फ लिफ्ट के नीचे आने का कसूर है। क्या मेरी बातें क्लियर है? समझ आया ना? ये जो आपको जो अपना वजन जो है हल्का हल्का सा फील हुआ है, ये क्यों है? क्योंकि लिफ्ट जो है नीचे की तरफ आ रही है और आपका सूडो ऊपर की तरफ लग रहा है, यानी वो उस mg को कम कर रहा है। क्या बातें क्लियर है? अच्छा भाई, यहां पे क्या लगेगा आपको? हल्का 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 हल्का। बातें क्लियर है? अब यहां तक अगर बातें क्लियर है तो आप अपने दिमाग में एक मिसकॉन्सेप्शन मत बिठाना कि अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो हमें भारी लगेगा और अगर लिफ्ट नीचे आ रही है तो हमें हल्का लगेगा। आप बोल रहे हो मिसकॉन्सेप्शन किस तरह से हो गया? ये बिल्कुल मिसकॉन्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि लिफ्ट ऊपर जा रही हो, लिफ्ट ऊपर जा रही हो लेकिन इसका एक्सीलरेशन नीचे की तरफ हो। क्या ये भी पॉसिबल है? क्या ये भी पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। किस तरह से पॉसिबल है? जब भी लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, जब भी लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है और धीरे होती जा रही है लगातार, इसका मतलब क्या है? जो उसका एक्सीलरेशन है वो नीचे की तरफ है, और एक्सीलरेशन अगर नीचे की तरफ है तो अब सूडो कहां पर लगेगा? अब सूडो कहां पर लगेगा? ऊपर की तरफ ma लगेगा। नॉर्मल तो पहले से ऊपर की तरफ था, नीचे क्या लग रहा है? mg, यानी अब क्या आ जाएगा? n प्लस ma इज इक्वल टू mg, यानी n इज इक्वल टू क्या गया? mg माइनस a। लिफ्ट कहां जा रही थी? ऊपर की तरफ। लिफ्ट कहां जा रही थी? ऊपर की तरफ। लेकिन लग कैसा रहा है? क्या हल्का हल्का लग रहा है? यहां पर क्या हल्का हल्का लग रहा है? क्या यहां तक बात क्लियर है? तो ये बातें एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह अपने दिमाग में मत उठा लेना कि अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो वेट ज्यादा लगेगा और लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है तो हल्का हल्का लगेगा। ये बातें आपको समझनी है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है। हमेशा जो भी चीजें हैं एक्सेलरेशन की डायरेक्शन से डिसाइड करना। मान लो लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही थी, या मान लो लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही थी और तेज होती जा रही थी लगातार, या नहीं तेज नहीं होती जा रही थी, धीमे होती जा रही थी, एक्सीलरेशन कहां था? ऊपर की तरफ। इसका मतलब क्या है? अब जो होगा लिफ्ट नीचे आने पर भी आपको भारी भारी लगेगा, अब हल्का हल्का नहीं लगेगा। यानी लिफ्ट के नीचे आने का कसूर नहीं हल्का हल्का लगना, वो एक्सेलरेशन का कसूर है जो कि आपको हल्का हल्का लग रहा है। अगर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तभी आपको हल्का हल्का लगेगा। अगर लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही हो चाहे ऊपर की तरफ जा रही हो, एक्सेलरेशन अगर नीचे की तरफ है, ऐसे याद करो, याद क्या ही करो, समझना है। अगर एक्सीलरेशन नीचे की तरफ है तो हमें हल्का हल्का लगेगा, तो हमें हल्का हल्का लगेगा, और अगर एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ है तो हमें भारी भारी लगेगा। क्या यहाँ तक बातें क्लियर है? तो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन ये डिसाइड करती है कि आपको हल्का लगेगा या भारी। आप हल्के होकर के आओ, तब तक मैं इसको साफ करता हूं। तो अब एक एग्जांपल से इस बात को समझते हैं थोड़ा सा। करने अगर आप एग्जांपल करोगे थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। देखो ध्यान से, अक्सर एक आध एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो ध्यान से किस तरह का। देखो मान लो एक कार्ट है, कार्ट जानते हैं ना, घोड़ा गाड़ी टाइप की, मतलब कोई भी गाड़ी मान ली, ठीक है। तो एक हमारे पास गाड़ी है जिसमें एक पेंडुलम लटका हुआ है इस तरह का। ये एग्जांपल आपने बहुत जगह पे देखा होगा, ठीक है। अब आपसे बोला गया कि ये जो गाड़ी है वो ए एक्सेलरेशन से इधर की तरफ जा रही है, वो ए एक्सेलरेशन से इधर की तरफ जा रही है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जब ये ए एक्सेलरेशन की तरफ इधर से जा रही है तो इसको एक्चुअल में क्या होगा कि ये पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पे एक सूडो लगेगा, क्योंकि इस पे एक सूडो लगेगा। अच्छा भाई, उस केस में जो इसका पॉसिबल टाइम पीरियड है वो क्या होगा? उस केस में इसका टाइम पीरियड क्या होगा? क्या बात क्लियर? मान लो अगर ये इधर से जा रही तो किसी एक थीटा पे पहुंच गई है, ठीक है ना, थीटा पे इस तरह से ये पहुंच गया आपका पेंडुलम। इस केस में इसका टाइम पीरियड क्या हो सकता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो अब 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करो और फटाक से आंसर लिख दो, ठीक है। कर लिया क्या? देखो मैं करता हूं उसको। देखो आप अगर यहां पर एक मूक दर्शक बन के बैठ जाओ, क्या बन के बैठ जाओ? मूक दर्शक। तो आपके लिए क्या होगा? क्या ये पेंडुलम जो है उस पे पीछे की तरफ सूडो लगाना हमें जरूरी है? क्यों? क्योंकि उसको अगर मैं रेस्ट पे रखना है तो सारे फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए। इसका मतलब क्या, यहां पर इधर लग रहा होगा सूडो ma, नीचे लग रहा होगा mg, और ऊपर क्या लग रहा होगा इधर की तरफ? टेंशन। क्या यहां तक बातें क्लियर है? चलो थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। ये एंगल थीटा, नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा? mg, इधर की तरफ सूडो क्यों लगाया मैंने? क्योंकि एक्सीलरेशन किधर था? इधर की तरफ, तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द एक्सीलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम। इधर नीचे mg था, ठीक है। इधर की तरफ लगा लो टेंशन। आप इसको दो कंपोनेंट में टी को तोड़ दो, एक ये वाला, चलो थोड़ा सा डार्क बनाते हैं, इस तरह से तोड़ दो, ठीक है। ये एंगल थीटा है तो ये वाला भी थीटा है, तो इधर क्या आ जाएगा? टी कॉस थीटा आ जाएगा, इधर आ जाएगा टी साइन थीटा, ठीक है।
ये टेंशन है, ये आपका टाइम पीरियड नहीं है, मैं टेंशन नहीं, टाइम पीरियड पूछा गया है, ये आपका टाइम पीरियड है। ठीक है, देखो इस टाइम पर, इस केस में यहां पर जो पेंडुलम है वो रेस्ट पर है, यहां पर ये रेस्ट पर, और यहां से जब इसको डिस्प्लेस करेंगे तब यहां इस तरह से ये ऑसिलेट करेगा। ठीक है, तो अब इस केस में हमें टाइम पीरियड निकालना है, तो पहले क्या करेंगे, फोर्सेस को बैलेंस करो, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg और टी साइन थीटा इज इक्वल टू ma। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर मान लो इसको 1 मान लो और इसको 2 मान लो। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, एक्चुअल में मान लो अगर पेंडुलम इस तरह से लटका होता है, पेंडुलम इस तरह से लटका होता है, तो नीचे क्या लग रहा होता है हमारे पास mg, ऊपर क्या लग रहा होता है, टेंशन। उस केस में टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, ये टेंशन है। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड क्या होता है, ऐसे लिख लो टाइम पीरियड। ठीक है, मैं कंफ्यूज हो जाओगे। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, और उसके इसमें टेंशन की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, mg। क्या यहां तक की बातें क्लियर है? लेकिन इस केस में देखो क्या होता है कि अगर हम इसका स्क्वायर कर दें दोनों का और जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कोई दिक्कत? ये हमारा हो गया 1, तो क्या आ गया, टी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको उठाकर ऊपर लिखते हैं, तो यहां से टी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, टी को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा हमारे पास एम अंडर रूट के अंदर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कोई दिक्कत? जी स्क्वायर प्लस एक्स ए स्क्वायर। अब देखो जरा, यहां पर टेंशन आ रही थी mg, यहां पर आ रही है m इंटू अंडर रूट के अंदर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी यहां पर g जो है वो किससे रिप्लेस हो रहा है, यानी g इफेक्टिव यहां पर क्या आ रहा है, g इफेक्टिव क्या आ रहा है हमारे पास, अंडर रूट के अंदर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यानी हम g की जगह क्या प्लेस कर देंगे, g इफेक्टिव। जब भी हमें टाइम पीरियड निकालना होता है तो g की जगह क्या प्लेस कर देते हैं, g इफेक्टिव। तो g इफेक्टिव जब प्लेस करेंगे तो टाइम पीरियड हमारा कितना आ जाएगा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट के अंदर L बाई जी इफेक्टिव। और जब ये वैल्यूज आप पुट करोगे तो क्या जाएगा, 2 पाई अंडर रूट के अंदर L बाई अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ द न्यू सिस्टम व्हेन द सिस्टम इज एक्सेलरेटिंग विद ए एक्सेलरेशन इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। क्या मेरी बातें क्लियर है? कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत? चलो अच्छा उतारो इसको। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, एक सवाल और करो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और आएगा। मान लो एक इस तरह से लिफ्ट थी और इस लिफ्ट में एक इसकी छत से एक पुली लटकी हुई है और उस पुली में 2 ब्लॉक्स लटके हुए हैं इस तरह से। ठीक है, पुली जो पूरा सिस्टम है वो मान लो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, मान लो ये ब्लॉक आपका था 2 kg और ये हमारा 4 kg। क्या बातें क्लियर है? क्या ये ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा, क्या ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा? बिल्कुल जाएगा। आपसे वही बोला गया है कि बताओ इन ब्लॉक्स का एक्सीलरेशन। भाई सेम होगा, ऑब्वियस सी बात, सेम स्ट्रिंग से बंधे हुए तो क्या सेम आएगा? देखते हैं सेम आता है कि वैसे ऑब्वियस सी बात सेम तो आनी चाहिए। ठीक है, तो अब आपको बताना है इन ब्लॉक्स का एक्सीलरेशन क्या होगा, इन ब्लॉक्स का एक्सीलरेशन क्या होगा। चलो वीडियो को पॉज करो, सवाल को ट्राई करो। कर लिया? क्या हो गया? देखो जरा, आप अगर ध्यान से देखो तो आप अंदर फिर से मूक दर्शक बन के बैठ जाओ, और अगर आप मूक दर्शक बन के बैठोगे तो एक्चुअल में हमें क्या कराना पड़ेगा, सूडो को एक्ट कराना पड़ेगा। देखो ध्यान से, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऊपर की तरफ है, इसका मतलब जो एक्सीलरेशन में सूडो एक्ट कराना है वो नीचे की तरफ कराना है। यानी इस ब्लॉक को अगर देखो ध्यान से अंदर फ्रेम में बैठ के, तो 2 kg पे ऊपर की तरफ टेंशन लग रही है, ऊपर की तरफ टेंशन लग रही है, नीचे की तरफ 20 लग रहा है, उसके साथ में सूडो लग रहा है। कितना सूडो लग रहा है? नीचे की तरफ 2 इंटू 2 यानी 4। क्या बातें क्लियर है? और ये जा रहा है ऊपर की तरफ ए एक्सीलरेशन से। तो इस पे जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, t माइनस 20 प्लस 4, t माइनस 20 प्लस 4 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? t माइनस 24 इज इक्वल टू 2a। इक्वेशन नंबर 1। दूसरे ब्लॉक को उठाओ, 4 वाले को, 4 kg, 4 kg। देखो ध्यान से, ऊपर की तरफ इसमें लग रहा है टेंशन, ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, टेंशन। नीचे की तरफ लग रहा है 40 mg जो हो गया हमारा। और इसके अलावा सूडो कितना एक्ट कर रहा है टोटल, इस पे कितना एक्ट करेगा, मास इंटू एक्सीलरेशन ऑफ द फ्रेम
4 टू जा 8, यानी क्या आ जाएगा, ये नीचे की तरफ जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, यानी इसको हम लिख सकते हैं 40 प्लस 8 यानी 48 माइनस टी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 प्लस 2 कर दो, इक्वेशन 1 प्लस 2 करेंगे तो हमारे पास टी से टी मर जाएगा, बचेगा क्या 48 माइनस 24 बचेगा यहाँ पर, इज इक्वल टू 2 प्लस 4 यानी 6a, यानी 6 4 जा ए क्या आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां से आप टेंशन की वैल्यू भी निकाल सकते हो, स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी, क्या कोई दिक्कत है क्या? नॉर्मली अगर हमें इस तरह से दिया होता है कि हमारे पास अगर लिफ्ट नहीं जा रही तो हम सॉल्व करना जानते थे क्या? अब अगर हमें लिफ्ट में भी इस तरह की पुली ब्लॉक सिस्टम रख दिए जाएंगे तो क्या सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। चलो अब आपको मैं एक सवाल दे देता हूं, उसको आप करोगे। ये हमारी एक लिफ्ट है और लिफ्ट में इस तरह से पुली लटकी हुई है, ठीक है, या इसको हटाओ थोड़ा सा अच्छा कर देते हैं, इसी को ब्लॉक लटका दो, ठीक है। ये आपका है 1 kg, ये 2 kg, ये 4 kg। लिफ्ट जा रही है नीचे की तरफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। हर एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन आपको बताना है, ठीक है। खुद से ट्राई करो, थोड़ी सी अच्छी कैलकुलेशन होगी, लेकिन अगर ये क्वेश्चन कर लोगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर थोड़ा सा, ठीक है। चलो उतारो इसको। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ आई होगी, और कोई डाउट है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, और आप टेलीग्राम ग्रुप पे भी आ सकते हैं, वहाँ पे भी अपनी प्रॉब्लम्स को लिख सकते हैं, मैं आप वहाँ से डायरेक्ट इंटरेक्शन कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप फटाक से ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो चलो अब मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन करना, ठीक है, और कोई डाउट हो तो बताना, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू सो मच, बाय।